26 जून 2026 की सुबह भोपाल के ऐशबाग इलाके की सुदामा नगर कॉलोनी का एक घर पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा था। यह घर हेमंत फिलेमोन बारीक और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक का था। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद दोनों कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन 2 दिन बाद घर से तेज बदबू आने लगी। बदबू इतनी बढ़ गई कि पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही ऐशबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाई गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, सबसे पहले तेज बदबू का झोंका बाहर आया। कमरे में हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन फर्श पर पड़े खून के निशान बता रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही पुलिस की नजर हेमंत पर पड़ी। उनका शव फर्श पर पड़ा था। वहीं सामने सोफे पर शकुंतला बारीक की लाश थी। दोनों के शरीर सड़ने लगे थे। इससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि दोनों की हत्या करीब 2 दिन पहले की गई थी। इसके बाद पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू की कि आखिर हत्यारे घर के अंदर कैसे पहुंचे। सबसे पहले मुख्य दरवाजा देखा गया। उस पर जबरन तोड़ने या छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था। फिर एक एक खिड़की की जांच की गई, लेकिन वहां भी जबरन अंदर घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा उलझा रही थी। अगर कोई चोरी या लूट के इरादे से आया होता तो दरवाजा या खिड़की तोड़ने के निशान जरूर मिलते, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब था कि जिसने भी घर में प्रवेश किया उसे हेमंत और शकुंतला पहले से जानते थे। दोनों ने खुद ही उसके लिए दरवाजा खोला था। यहीं से यह मामला पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर बन गया। मौके पर ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे सीधे किसी आरोपी तक पहुंचा जा सके। शुरुआत में पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। सबसे पहले यह देखा गया कि कहीं घर में चोरी या लूटपाट तो नहीं हुई। पूरे घर की तलाशी ली गई। अलमारियां, कमरे और सामान चेक किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि कोई कीमती सामान लूटा गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन 27 जून 2026 को पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हेमंत और शकुंतला की हत्या गोली मारकर की गई थी। हेमंत के सिर में 2 गोलियां लगी थीं, जबकि शकुंतला को भी 2 गोलियां मारी गई थीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने पड़ोसियों से हेमंत और शकुंतला के परिवार के बारे में पूछा, तो लगभग सभी ने एक ही बात कही। हेमंत बारीक की उम्र करीब 70 साल थी। वो रेलवे से रिटायर हो चुके थे। वहीं उनकी पत्नी शकुंतला बारीक भी कस्तूरबा अस्पताल में नर्स थीं और रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी घर में साथ रहते थे। दोनों अपनी अपनी पेंशन से खर्च चलाते थे। सुदामा नगर में रहते हुए उन्हें 40 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। शकुंतला किटी पार्टी की शौकीन होने की भी पुष्टि हुई, लेकिन हेमंत का किसी के घर आना जाना भी बहुत कम था। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शकुंतला भाभी शिवानी बारीक से बात की। शिवानी कस्तूरबा अस्पताल में काम करती थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 24 जून 2026 को उनकी शकुंतला से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बातचीत के दौरान शिवानी ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेमंत और शकुंतला की कोई संतान नहीं थी। यह सुनकर पुलिस को भी अजीब लगा। एक तरफ पूरे मोहल्ले का कहना था कि उनका बेटा विदेश में रहता है, जबकि परिवार साफ कह रहा था कि दोनों की कोई संतान थी ही नहीं। जांच में यह भी पता चला कि हेमंत और शकुंतला ने करीब 18 साल पहले प्रेम विवाह किया था। यह दोनों की दूसरी शादी थी। शकुंतला अपने पहले पति से अलग हो चुकी थी। हेमंत का भी अपने पहले बीवी से तलाक हो गया था। अगर हेमंत और शकुंतला कोई बच्चे नहीं थे, तो फिर पूरे मोहल्ले को सालों तक यह क्यों बताया गया कि उनका बेटा विदेश में रहता है? हालांकि उस समय पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए जांच आगे बढ़ाई गई। अब तक पुलिस के सामने कई सवाल थे, लेकिन किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला था। इसलिए इस केस के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई गई, जिसमें करीब 20 पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। टीम ने अलग अलग एंगल से एक साथ जांच शुरू की। इलाके और उसके आसपास लगे 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि 24 जून की रात इस घर के आसपास कौन कौन आया था। उधर
तकनीकी टीम मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल, लोकेशन और बैंक खातों की भी जांच कर रही थी। जिन लोगों पर थोड़ा भी शक था, उनके मोबाइल रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन की जानकारी जुटाई जाने लगी। इसी दौरान पुलिस ने हेमंत और शकुंतला की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी निकलवाए। जांच में पता चला कि सुदामा नगर में उनका मकान करीब 2 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा इटारसी में भी उनके नाम जमीन थी। संपत्ति के कागजों की जांच करते समय पुलिस के हाथ मार्च 2025 में तैयार किया गया एक दान पत्र लगा। पुलिस ने जब दान पत्र पढ़ा तो उसमें लिखी एक शर्त ने उनका ध्यान खींच लिया। दान पत्र के मुताबिक हेमंत बारीक के निधन के बाद यह मकान उनकी पत्नी शकुंतला बारीक के नाम रहेगा। लेकिन अगर शकुंतला की भी मौत हो जाती है तो पूरी संपत्ति प्रॉपर्टी डीलर श्रीकांत चिंचलिया के नाम हो जाएगी। यही बात पुलिस को अजीब लगी। आखिर एक बुजुर्ग दंपति अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रॉपर्टी डीलर के नाम क्यों करेगा? अब तक पुलिस का शक श्रीकांत चिंचलिया पर जा चुका था। उसकी और एक वजह थी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक संदिग्ध का हुलिया श्रीकांत से मिलता जुलता था। लेकिन पुलिस सिर्फ शक के आधार पर कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन शक होना और उसे साबित कर पाना दोनों अलग बातें थीं। इसीलिए केस सामने आने के 8वें दिन पुलिस ने श्रीकांत को पूछताछ के लिए बुलाया। वह अपने वकील के साथ थाने पहुंचा। पुलिस ने कई सवाल पूछे, लेकिन श्रीकांत हर बात से इनकार करता रहा। उस दिन श्रीकांत थाने से वापस चला गया। लेकिन पुलिस की जांच यहीं नहीं रुकी। उधर जांच टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और एक एक सुराग जोड़ने में जुटी थी। एक फुटेज में 2 लोग रेनकोट पहनकर पैदल जाते दिखाई दिए। दोनों सुभाष नगर अंडर ब्रिज की तरफ जा रहे थे। अब पुलिस ने उस रात उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से भी बात करनी शुरू की। कार, बाइक, ऑटो और ई रिक्शा चलाने वाले दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। मोबाइल की लोकेशन, सीसीटीवी और दूसरे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि हत्या से पहले श्रीकांत ने एक देसी पिस्तौल खरीदी थी। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि उसका शक गलत नहीं है। इसके बाद श्रीकांत और उसके भाई शशिकांत को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी। पुलिस के मुताबिक 24 जून की रात दोनों रेनकोट पहनकर पैदल कॉलोनी पहुंचे। दोनों को देखकर हेमंत और शकुंतला को कोई शक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुद ही दरवाजा खोल दिया। हत्या करने के बाद दोनों उसी तरह पैदल सुभाष नगर अंडर ब्रिज तक पहुंचे। रास्ते भर दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। वहां पहुंचकर दोनों अलग अलग हो गए। श्रीकांत पहले ऑटो से चेतक ब्रिज पहुंचा, फिर दूसरा ऑटो लेकर घर गया। पहचान छिपाने के लिए उसने अपना रेनकोट पहले वाले ऑटो में ही छोड़ दिया। वहीं शशिकांत कार से अपने घर पहुंच गया। उधर श्रीकांत और उसका भाई शशिकांत यही सोच रहे थे कि उन्होंने पुलिस को गुमराह कर दिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस चुपचाप अपना खेल खेल रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एआई की मदद से संदिग्धों के स्केच तैयार कर लिए थे। लेकिन जब ये स्केच लोगों के सामने जारी किए गए तो वे असली चेहरों से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे। बाद में पुलिस ने बताया कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। अगर असली चेहरे जारी कर दिए जाते तो आरोपियों को समझ आ जाता कि पुलिस उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसलिए स्केच में थोड़ा बदलाव किया गया ताकि आरोपी बेफिक्र रहें और जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। लेकिन अब एक सवाल बाकी था। आखिर श्रीकांत और उसका भाई शशिकांत हेमंत फिलेमोन बारीक और शकुंतला बारीक के इतने करीब पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब मिला शकुंतला की भाभी शिवानी बारीक से। दरअसल 40 साल का श्रीकांत चिंचलिया और उसका 35 साल का भाई शशिकांत चिंचलिया भोपाल के कजलीखेड़ा इलाके में रहते थे। दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इन दोनों की अच्छी जान पहचान शकुंतला की भाभी शिवानी बारीक से थी। शिवानी ने ही एक दिन शकुंतला की मुलाकात श्रीकांत से करवाई। उस समय शकुंतला आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। उन पर बैंक और कुछ निजी लोगों का कर्ज था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी परेशानी शिवानी को बताई, जिसके बाद बात श्रीकांत तक पहुंची। शकुंतला को करीब 5 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन श्रीकांत ने 3 लाख रुपए देने की बात कही। शकुंतला ने मजबूरी में यह प्रस्ताव मान लिया और कुछ दिन बाद उन्हें 3 लाख रुपए मिल भी गए। लेकिन बदले में श्रीकांत ने एक शर्त रखी। मार्च 2025 में एक दानपत्र तैयार कराया गया।
इस दानपत्र में लिखा गया कि हेमंत बारीक की मौत के बाद मकान शकुंतला के नाम रहेगा, लेकिन अगर शकुंतला की भी मौत हो जाती है तो यह संपत्ति श्रीकांत चिंचलिया के नाम हो जाएगी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के मुताबिक हेमंत बारीक को इस दानपत्र की जानकारी ही नहीं थी। इस दस्तावेज में गवाह के तौर पर शिवानी बारीक और उनके एक परिचित के हस्ताक्षर भी थे। दानपत्र बनने के बाद श्रीकांत और शशिकांत को भरोसा हो गया कि एक दिन यह करोड़ों की संपत्ति उनके हाथ लग जाएगी। लेकिन 2026 में सब कुछ बदल गया। हेमंत और शकुंतला ने अचानक अपना मकान बेचने का फैसला कर लिया। खरीदार से बातचीत भी लगभग तय हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर चिंचलिया बंधुओं तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मकान बिक जाता तो दानपत्र की कोई कीमत नहीं रह जाती और करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके हाथ से निकल जाती। पुलिस का कहना है कि यहीं से दोनों भाइयों ने हत्या की साजिश रची। उन्होंने 2 देसी पिस्तौलें खरीदी और जिम्मेदारी भी आपस में बांट ली। श्रीकांत ने शकुंतला को मारने की जिम्मेदारी ली, जबकि शशिकांत ने हेमंत को निशाना बनाने का फैसला किया। 24 जून 2026 की रात भोपाल में तेज बारिश हो रही थी। दोनों रेनकोट पहनकर हेमंत और शकुंतला के घर पहुंचे। दोनों उन्हें पहले से जानते थे, इसलिए बिना किसी शक के दरवाजा खोल दिया गया। घर के अंदर पहुंचते ही दोनों ने अपनी अपनी देसी पिस्तौल निकाल ली। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत ने शकुंतला पर गोलियां चलाईं, जबकि शशिकांत ने हेमंत पर फायर किया। कुछ ही सेकंड में दोनों की मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों तेजी से घर से निकले और बारिश का फायदा उठाते हुए पैदल सुभाष नगर अंडरब्रिज तक पहुंचे। रास्ते भर दोनों ने आपस में एक शब्द भी नहीं बोला। वहां पहुंचकर दोनों अलग अलग हो गए। श्रीकांत पहले ऑटो से चेतक ब्रिज पहुंचा, फिर दूसरा ऑटो लेकर घर गया और पहचान छिपाने के लिए अपना रेनकोट पहले वाले ऑटो में ही छोड़ दिया। वहीं शशिकांत अपनी कार से कजलीखेड़ा स्थित घर पहुंच गया। पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने श्रीकांत चिंचलिया, शशिकांत चिंचलिया और इस मामले में मदद करने के आरोपी एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि इस पूरी वारदात के पीछे मकसद सिर्फ एक था, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करना। एक बुजुर्ग दंपति जिन्होंने भरोसा करके अपने घर के दरवाजे खोले, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया वही उनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे का फैसला होगा। इस केस ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि कई बार सबसे बड़ा खतरा किसी अजनबी से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जो लंबे समय से हमारे भरोसे का हिस्सा बने रहते हैं। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि किसी भी कागज पर बिना पढ़े या समझे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। पैसों की परेशानी में जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए संपत्ति या पैसों से जुड़े किसी भी काम में सोच समझकर फैसला लें और जरूरत पड़े तो कानूनी सलाह जरूर लें। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कानून से बचने की कितनी भी कोशिश की जाए, सच और सबूत आखिरकार सामने आ ही जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और सच्चे क्राइम केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।